हेलो लर्नर्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर का नाम सुनते से ही आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे रिसोर्सेज हैं तो हम उसको मॉडिफाई करके टेक्नोलॉजी की मदद से उसको हम ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है हमारा, अगर उसको मॉडिफाई करके यूज करते हैं तो। मूविंग टू द रिसोर्सेज का डिफिनेशन, तो दैट इज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। जैसे कोई भी वस्तु, कोई भी चीजें एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, वो हमारी अगर जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म एज रिसोर्स। तो अब जैसे देखेंगे तो मान लो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब क्या है, कि मान लो कि गोल्ड है, हमने सर्वे किया, हमने देख लिया कि हाँ यहाँ पे गोल्ड है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि हम इसे एक्सट्रैक्ट कर पाए, इसे एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल। मतलब कि मान लो हमने गोल्ड को यहाँ पे सर्वे किया, गोल्ड देखा कि हाँ गोल्ड है, पर गोल्ड कितना है यहाँ पे? 50 ग्राम ही है। हमने 2 करोड़ की टेक्नोलॉजी तो लगा दी, ठीक है, लेकिन एक्सट्रैक्ट हमारा 1 लाख का भी नहीं है, 1 लाख का भी आउटकम हमारा 1 लाख का भी नहीं है। तो फिर आप क्या देखेंगे? तो दिस इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल। तो आउटकम ज्यादा आनी चाहिए, जैसे आपने इनपुट लगाया तो उसका आउटकम ज्यादा आना चाहिए। सो रिसोर्सेज शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या? कि गोल्ड का मान लो सोसाइटी भी तो एक्सेप्ट करती है, बहुत सारे कल्चर में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, तो कल्चर भी, लोग भी ऐसे एक्सेप्ट करें कि हाँ ये रिसोर्स है, ये हमारी जरूरतों को पूरा करता है, तो लोगों का एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। ठीक है, एंड ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसोर्सेज शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे आप देखिए, ये ट्रायंगल बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये एनसीईआरटी बुक में हमारे ट्रायंगल कैसा है। ये देखिए, जैसे आप देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स यहाँ पे सेंटर में है ना, तो इट डिक्टेट्स दैट ह्यूमन बींग्स आर द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन बींग्स रहेगा ही नहीं तो नेचर से इंटरेक्ट कौन करेगा, रिसोर्सेज को मॉडिफाई कौन करेगा? टेक्नोलॉजी की मदद से, आप बताइए। सो ह्यूमन बींग्स फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। जैसे मान लो हमने इंटरेक्ट किया, सर्वे वगैरह किया कि यहाँ पे ये चीज है, फिर हमने टेक्नोलॉजी की मदद से उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसको एक्सेस किया, फिर ह्यूमन बींग्स इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। मान लो कि माइनिंग किया तो माइनिंग इंस्टीट्यूशन। सो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ फिजिकल एनवायरनमेंट और दे ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज विथ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दे क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। हम मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप देखेंगे तो रिसोर्सेज का बहुत विभाजन भी किया गया है और उसके बेसिस बदले गए हैं, बदल के, जैसे कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कब तक रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी आप देखेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कौन उसको ऑन करता है, कोई भी रिसोर्स है तो कौन ऑन करता है। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आप देखेंगे कि रिसोर्स कहाँ तक कैसे डेवलप है। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो बेसिस ऑफ ऑरिजिन को आप देखेंगे तो जैसे इसमें रिसोर्सेस को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, दैट इज बायोटिक। दीज आर द ऑबिटेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। तो ये रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिनमें प्राण होता है, जान होता है, जैसे फ्लोरा फौना आप देखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, और फिशरीज वगैरह आप देख लेंगे। अब बायोटिक में क्या होता है कि ऑल दोज रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स which are composed of non-living things are called abiotic resources। इसमें एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। मान लो नदी, तो क्या आपसे बोलती है क्या कि 2 मिनट रुके, अभी जूते पहन के आती हूँ तब स्कूल चलूंगी? तो ऐसा नहीं बोलती ना नदी आपसे। तो उसमें प्राण नहीं है, उसमें जान नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वो हमारे नीड्स को तो सेटिस्फाई करती है ना, एयर, वाटर, सनलाइट। अब देखेंगे तो ओरिजिन के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी। सॉरी, सनलाइट। सनलाइट आपका जैसे आप देखेंगे तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाता है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी जैसे देखेंगे तो द रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources। जैसे एग्जिस्टेबिलिटी मतलब कि कब तक रहेगा, कब खत्म हुआ, तो वैसे आप देखेंगे तो कोई भी रिसोर्स जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। अब सोलर एनर्जी तो खत्म भी नहीं होने वाली और रिन्यू भी, विंड एनर्जी भी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है, तो उसको रिन्यू कर सकते हैं। इसमें कॉन्टिन्यूस और फ्लो भी आ जाता है। कॉन्टिन्यूस और फ्लो में जैसे आप देखेंगे तो जो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को रिन्यू करते जा रहे हैं, जैसे आप देखेंगे तो नदी में जैसे आप वाटर देखेंगे तो अपने आप को रिन्यू करते जा रहा है, ठीक है। और इसमें बायोलॉजिकल भी आता है। जैसे बायोलॉजिकल में क्या कि वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन बींग्स, तो उसके ऑफस्प्रिंग आते रहते हैं, ठीक है, तो वो खुद को रिन्यू करता रहता है। प्लांट्स भी है तो मान लो कि अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लांट अगर झड़ गया तो फिर उसकी नई जनरेशन आती है ना। और ह्यूमन बींग्स और वाइल्ड लाइफ में भी ऐसा होता है, तो वो भी तो रिन्यू ही कर रहा है खुद को। और मूव करते हैं नॉन रिन्यूएबल पे, दैट इज दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। अब इसको ध्यान रखेंगे कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, उसको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तब जा करके वो फॉर्म होता है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल and some like fossil fuels cannot be recycled to and get adjusted with their use। तो मेटल्स आप देखेंगे जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, मान लो सोना वही हो गया, सोना सॉरी, आप आयरन का एग्जाम्पल ले लीजिए। आयरन का तो उसमें मान लो जंग लग भी गया तो उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, भले ही उसका क्वांटिटी अब थोड़ा कम हो जाएगा, बट इट कैन बी रिसाइकलेबल। सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जैसे आप पेट्रोलियम देखेंगे तो ऐसा तो नहीं होता कि आप अगर अपनी बाइक या स्कूटी चला के गए और पेट्रोल उसमें जलाया था और धुआं बन के उड़ गया, तो फिर आप धुआं उसमें डाल के तो फिर रिन्यू नहीं कर पाते ना उसे, फिर पेट्रोल तो नहीं बना देते आप। तो सो इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड एडजस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं उनके यूज से ही, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप कोल मान लीजिए, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ओके, एंड दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब मूव करते हैं ऑनरशिप की, किसका है, ठीक है, ऑनरशिप के बेसिस पे। तो इसमें आ जाता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो इसमें आप देखेंगे कि दीज आर ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। इसमें आप देखेंगे कि मान लीजिए आपका घर हो गया तो आपका रिसोर्सेज है ना, उसमें पड़ोसी तो आके नहीं रहता ना 4 दिन, या फिर कोई दूर का कोई बाहर का तो नहीं रहता, आपका घर आपका है, आपका प्लॉट हो गया, आपका जमीन हो गया, और भी प्रॉपर्टीज, मान लीजिए आपका खुद का कार हो गया, तो वो भी इंडिविजुअल रिसोर्स में आ जाता है। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज में, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज में जैसे आप देखेंगे तो इसमें पूरे जितने भी लोग हैं कम्युनिटी के उनके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, तो ही हम उसको कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज में डालते हैं। जैसे बरियल ग्राउंड हो गया, तो मान लो अगर कोई दफन किया जाता है तो वो ये तो नहीं बोलता कि और कोई मत आना, मुझे अकेले ही यहाँ पे दफन होना है। बरियल ग्राउंड तो सबके लिए होता है, शमशान घाट तो सबके लिए होता है ना, वो अकेले नहीं बोलता कि मैं ही यहाँ पे जलूंगा, आप नहीं आना। पिकनिक स्पॉट हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, तो पब्लिक पार्क भी जो है ये कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज है। आप इसको जरूर से एग्जांपल्स को आप ध्यान रखेंगे। इंडिविजुअल रिसोर्सेज में और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हाउस हो गया, आपका प्लॉट, प्लांटेशन आपने कहीं लगा रखा है आपका खुद का, पेस्चर लैंड्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। अब मूव करते हैं नेशनल रिसोर्सेज पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में नेशनल रिसोर्सेज भी आ जाता है, दैट इज टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। अभी क्या, इससे आपको क्या समझ में आता है, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, तो क्या हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, ये सब नेशन का रिसोर्स है? जी हाँ, नेशन का ही है, पर जब तक वो पब्लिक वेलफेयर के लिए आपका जो आपका खुद का जो प्लॉट है या चीजें हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर वो नीड में नहीं है तो नेशन उस पर कुछ नहीं करता है। जैसे आप अपने रिसोर्स के लेकर के रह सकते हैं, बट द नेशन हैव लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड।
ये आप ध्यान रखेंगे कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकता है नेशन, अगर पब्लिक के लिए सही हो वो तो, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो जैसे कैनल्स हो गया, रेलवे हो गया, रोड हो गया, तो ये पब्लिक, जैसे लोग ही तो थोड़ा थोड़ा जमीन करके देते हैं तो रोड बनता है, रेलवे बनता है, तो वो अगर वहां पे किसी का घर होता है तो उसको हटाया जाता है, तो उसको बकायदा कंपनसेशन दिया जाता है, उसको मुआवजा भी मिलता है कि हाँ, अगर आपको घर मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको गवर्नमेंट पावर देती है कि आप एक्वायर कर सकते हैं अगर वो पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छा हो। तो जैसे देखेंगे ऑल मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड। लैंड जो पॉलिटिकल बाउंड्री में, इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में आते हैं, वो हमारा सब नेशनल रिसोर्स में आ जाता है। जैसे आप देखेंगे तो टेरिटरी ऑफ कंट्री, जो भी रिसोर्सेज कमिंग अंडर टेरिटरी ऑफ कंट्री आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। जो भी अपने टेरिटरी के अंदर आ रहा है उसको नेशनल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में आप ऑल मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज हो गया, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, डैम वगैरह हो गया, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो इससे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है। तो आप यहाँ पे समझिए, जैसे ये अपना इंडिया है, इंडिया का कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 12 नॉटिकल माइल आप जाएंगे, 12 नॉटिकल माइल, तो ये सारा पानी जो है ना, ये सारा पानी अपना है, ये नेशन का है, इंडिया से बिलोंग करता है। इसको हम करेंगे, जैसे यहाँ कोस्ट से 22.2 किलोमीटर अगर आप पानी में जाते हैं तो वहां पे आप नहा सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, पानी आपका, आपके नेशन का है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ना तो 1 नॉटिकल माइल में 1.9 किलोमीटर लगभग लगभग होता है। तो ये नॉटिकल माइल जैसे समुद्र में पानी नापने का या पानी को मेजर करने का यूनिट होता है। और अब देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे ऑनरशिप के बेसिस पे नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, किसका है किसका नहीं, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किए हैं। रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज में है रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग ऑन्ड बाय एनी स्पेसिफिक नेशन, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट रिसोर्सेज। तो जो भी कोई, ये नहीं है कि मान लो कि यहाँ तक इंडिया है पूरा, आप सबसे पहले ये समझिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कि मान लो कि अगर कोई भी देश है तो उसका ओपनिंग एरिया में जैसे आप देखेंगे तो पानी आ रहा है ना, पानी अगर है तो उसके 200 किलोमीटर्स तक, मतलब कोस्ट से 200 किलोमीटर तक जो है वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है, ठीक है। ये जो है 200 नॉटिकल माइल होता है, किलोमीटर्स नहीं, 200 नॉटिकल माइल्स होता है, ठीक है। आप यहाँ पे आप माइनिंग कर सकते हैं, कोई किसी भी रिसोर्स को आप एक्सट्रैक्ट करते सकते हैं। ये इंडिया किसी भी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है इस इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में, ठीक है। जैसे आप अगर आपने देख लिया कि जैसे पानी ओपनिंग एरिया में जो है ओपन टू ओशियन है, तो ओपन टू ओशियन तो यहाँ पे श्रीलंका भी है, तो मान लो यहाँ पे इसका 200 नॉटिकल माइल इंडिया के यहाँ पे आ जा रहा है और श्रीलंका का भी, तो क्या है, लड़ भिड़ेंगे अपने में? नहीं, लड़ेंगे नहीं। ऐसे कंडीशंस पे एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे कंडीशंस में एग्रीमेंट हो जाते हैं। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या है कि 200 नॉटिकल माइल अगर है तो उसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलेंगे, ठीक है। और इंडिया का आप देखेंगे तो डेट इज 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जितने भी पानी है, जितनी भी चीजें हैं, वो हमारे नेशनल रिसोर्स के अंडर आता है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक के जोन के बाद जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो सारा पानी है ना, ये जो सारा पानी वो अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर आ जाता है। तो अब अगर आप देखेंगे जैसे, तो उसमें मैग्नीज नोडल्स इंडिया को माइन करने का राइट मिल गया है। अगर मान लो कोई नेशन चाहता है कि इधर के बाद हमें कुछ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो फिर उसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो रेगुलेट करते हैं उनसे परमिशन लेकर के वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को राइट मिल गया है कि
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज है उसमें से वो मैग्नीज नोड्यूल्स को माइन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए, रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग ऑन्ड बाय एनी स्पेसिफिक नेशन, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सच रिसोर्सेज। कोई भी एक स्पेसिफिक नेशन जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज को ऑन नहीं करता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, और हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेकर के उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। The oceanic resources beyond 200 nautical miles of exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these resources without the concurrence of international institutions। आप समझ गए कि बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो 200 नॉटिकल माइल है, अगर वो कंट्री ओपन टू सी है तो फिर वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर आ जाता है, एंड इट आल्सो कम्स अंडर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट आप जैसे देखेंगे तो इसमें आ जाता है पोटेंशियल, ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो ये बहुत ही मजेदार है। जैसे आप देखिए कि पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज। मतलब रिसोर्सेज आपको मिल तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मान लो कि राजस्थान के, मान लो कि ऐसे है रीजन में कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट्स में सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, पर क्या हम उस सारी सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं? नहीं, हमारे अंदर ही पोटेंशियल नहीं है, हमारे अंदर ही हमारे पास ही उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर पाए। तो ये रीजन में तो है बट हमारे पास ही टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे यूटिलाइज कर पाए, तो उसको हम पोटेंशियल रिसोर्सेस में, जैसे मान लो कि आपके पास बोलते हैं ना कि आपके पास पोटेंशियल है पर आप अभी उस पोटेंशियल का यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही इस रिसोर्स में पोटेंशियल तो है कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, लेकिन हम कहाँ यूटिलाइज कर पा रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। डेवलप्ड रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी है पर उतने बड़े लेवल पे नहीं है जितने बड़े लेवल पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज में रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on technology and level of their feasibility। जैसे आप देखेंगे तो इस रिसोर्सेज को हमने सर्वे भी कर लिया, हमने देख भी लिया है कितना क्वालिटी है, कितना क्वांटिटी है, क्वालिटेटिव कितना है, ठीक है, और डिटरमाइन भी कर लिया कि हाँ हमने यूटिलाइज कर भी लेना है, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ, तो फिजिबिलिटी और टेक्नोलॉजी होने के कारण हम इसे यूटिलाइज कर पाते हैं। अब डेवलप्ड नाम से ही सुनते समझ में आना चाहिए कि उस रिसोर्स को हम फुल्ली यूटिलाइज कर पाते हैं इफ इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल। लास्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। स्टॉक में देखिए कि मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स but human beings do not have appropriate technology to access these are stock। जैसे इन्वायरमेंट में वो मटेरियल अवेलेबल तो है लेकिन ह्यूमन बींग्स में ही पोटेंशियल नहीं है कि उसे यूटिलाइज कर पाए, ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसे यूटिलाइज कर पाए। आप सोचेंगे कि यहाँ पे भी पोटेंशियल, यहाँ पे भी पोटेंशियल, क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्सेस में पोटेंशियल तो है कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, पर हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में सोलर एनर्जी भरपूर तो आ रही है, पर क्या हम वहाँ पे पूरा हर जगह सोलर पैनल लगा करके क्या हम उस सारी एनर्जी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना। और मटेरियल्स, यहाँ पे देखिए कि इन्वायरमेंट में मटेरियल जो भी है
उसके पास इतना पावर है कि वो हमारे नीड्स को, उसके पास इतना पोटेंशियल है कि हमारे नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी नहीं है, और इसीलिए हम इसे स्टॉक बोलते हैं। तो आप सोचेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे, मान लो कि ये वाटर है तो H2O होता है ना, वाटर को आप देखेंगे तो इन दोनों को हम अलग करके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके हम अलग बना तो सकते हैं, पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है ना। अगर टेक्नोलॉजी है भी तो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। मान लो हमने इसको बनाने में ही 1 लाख रुपए लगा दिए, आउटकम हमारा 20 रुपए का आ रहा है, तो उससे क्या फायदा है। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है भी तो यहाँ पे आप यही समझो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ठीक है। तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। रिजर्व्स में आप देखिए कि रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। सबसेट ऑफ स्टॉक मतलब क्या, अभी समझते हैं। विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ existing technical know-how, but their use has not been started. स्टॉक भी ऐसा है, सब रिजर्व्स भी ऐसा ही है, सबसेट ऑफ स्टॉक। जिसमें आप देखेंगे ना तो हमारे पास टेक्निकल नो हाउ तो है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पर हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं, इसका यूज स्टार्ट नहीं हो रहा है, हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखा है कि हम फ्यूचर में इसे यूज करेंगे। अब कैसे, जैसे आप वाटर इन डैम्स देखेंगे तो वाटर इन डैम्स है तो फिर हम पूरा पानी खोल के ज्यादा से ज्यादा बिजली तो बना सकते हैं ना, पूरे कैनाल को लबालब पूरा भर सकते हैं पानी से। लेकिन नहीं, क्यों नहीं भर रहा है? क्योंकि मान लो कि अभी बारिश होना बंद हो जाए तो फिर पानी होना चाहिए ना हर जगह, तो इसीलिए हम फ्यूचर में ऐसा सोच के इसको हम रिजर्व कर देते हैं। रिजर्व, आप ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि ट्रेन में आपको अगर कहीं जाना भी होता है तो आप अपना सीट रिजर्व करवाते हो, पर जाते तो आप नेक्स्ट डे ही हो ना, फ्यूचर में ही है ना। तो ऐसे ही वी हैव द रिसोर्सेज, बट और उसका टेक्निकल नो हाउ भी है, हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है कि हम डैम के पानी से बिजली बना सके, लेकिन फिर भी हमने फ्यूचर के यूटिलाइजेशन के लिए उसको जो है कि छोड़ दिया है। तो डेट कम्स अंडर रिजर्व्स। तो आप इसको फिर से रिकॉल करिए कि हमने क्या पढ़ा। रिसोर्सेज पढ़ा, रिसोर्सेज की डिफिनेशन पढ़ी कि एवरीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स is resource which is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. उसके बाद हमने interdependent relationship पढ़ा, नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, तो ह्यूमन बींग कैसे एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़े, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आपने पढ़ा, बायोटिक एंड एबायोटिक। इसके एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखेंगे, सारे क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पढ़ा, इसमें कॉन्टिन्यूअस और फ्लो भी आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप अपने टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज और नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज आपने ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे पढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हमने पोटेंशियल रिसोर्सेज पढ़ा, डेवलप्ड रिसोर्सेज पढ़ा, स्टॉक एंड रिजर्व्स पढ़े, ठीक है। तो